इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एलडीसी एग्जाम को लेकर एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हो चुका है और इसके फॉर्म भी आज से शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं? 10,644 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है और जिनकी शैक्षणिक योग्यता अधूरी है तो वो कब तक की कंप्लीट होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन फॉर्म से पहले आपको ओटीआर भी अपडेट करना कंपलसरी है, तो वो किस तरह से आपको अपडेट करना है उसके बारे में भी चर्चा करने जाऊंगा। क्योंकि आपको ओटीआर में जब तक आप ओटीआर में आप अपनी जो पर्सनल डिटेल है डॉक्यूमेंट तो करने ही है, लेकिन आपको जो मैं शुरुआत में बताने जा रहा हूं लेफ्ट थंब वाली और उससे पहले जो आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आपके माता का नाम, आपका मैरिज स्टेटस, ये सब चीज जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तब तक आप एसएसओ आईडी पर ये तक नहीं देख पाओगे कि फॉर्म कौन सी भर्ती के शुरू हुए। डॉक्यूमेंट अपडेट की तो बाद की बात है, लेकिन फॉर्म भी जब आप अप्लाई नाउ पर ये चीज करने के बाद आप जब फॉर्म शुरू करोगे तो अगर आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए तो फिर आपको पेज ऑटोमेटिक आपको लेके जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट पर। और वहां मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पर अगर आपके दस्तावेज यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं तो आपको मेजॉरिटी देनी है डिजी लॉकर को ही, वहां से ही आपको डॉक्यूमेंट फैच करने कंपलसरी है। अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है तो डिजी लॉकर पर नहीं होने की कंडीशन पर आप मैन्युअली रूप से अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि डिजी लॉकर पर पहले आपको अपने अकाउंट में सभी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखने हैं, उसके बाद ही आप फेच कर पाओगे। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट डिजी लॉकर का अकाउंट आपने साइन इन कर दिया और आपने अपने अकाउंट के अंदर तो डॉक्यूमेंट डाले नहीं, फिर आपको फेच नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना उस पर मैं अलग से वीडियो बता चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा 10th और 12th में जो एनरोलमेंट नंबर है वो मार्कशीट में आपको कहां पर देखने को मिलती है इस पर भी मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूं, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ओटीआर अपडेट करना कंपलसरी है, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। एक बार ओटीआर में सभी डॉक्यूमेंट आपने फेच कर दिए, फिर आगे चाहे आप कोई भी भर्ती का फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको बार बार हर डाटा फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके ओटीआर से फेच हो जाएगा और आपका आसानी से सरल और सुविधाजनक रूप से आप अपना फॉर्म भी फिल कर पाओगे। तो आज से एलडीसी एग्जाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन सी विभाग में कितने पद हैं और इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता क्या है एलडीसी एग्जाम के लिए, और वो शैक्षणिक योग्यता आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए अगर किसी के चल रही है तो, जैसे कि अगर कंप्यूटर में किसी का आरएससीआईटी कोर्स चल रहा है तो वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए उसका बारे में भी चर्चा करूंगा। और उसके बाद बताने जा रहा हूं कि ओटीआर आपके क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट को। तो आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग विभाग की बात करें तो इसमें आपके 6 पद है, वो भी 6 पद नॉन टीएसपी में है। प्रशासनिक सुधार विभाग की बात करें तो इसमें आपके पद का नाम है कनिष्ठ सहायक और जिसमें आपके नॉन टीएसपी में 8,827 पद है और टीएसपी में 979 है, टोटल 9,806 पद है। कृषि विपणन निदेशालय में बात करें तो इसमें आपके नॉन टीएसपी में 581 पद है, टीएसपी में 19 पद है, टोटल आपके 600 पद है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो इसमें आपके 98 नॉन टीएसपी में पद है, टीएसपी में कोई पद नहीं है, टोटल 98 पद है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो इसमें आपके नॉन टीएसपी में 46 पद है और टीएसपी में 4 है, टोटल 50 पद है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बात करें तो इसमें आपके नॉन टीएसपी में 84 पद है, टीएसपी में कोई पद नहीं है, टोटल 84 पद है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये टोटल भर्ती परीक्षा आपके 10,644 पदों पर आयोजित होने जा रही है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 9,642 पद है और टीएसपी के 1,002 पद है। तो ये तो आपका था कि कौन से विभाग में कितने पद है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंपलसरी होना चाहिए कि आपकी सीईटी 12th वाली जो एग्जाम थी वो आपके क्लियर होनी चाहिए, उसमें आप पास होने कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता ये है कि आप 12th पास होने चाहिए और इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपका कोर्स किया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग आपको शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर से रिलेटेड अलग अलग योग्यता बताई गई है, उन्हीं में से जो भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर की हो या आपका जो बेसिक आरएससीआईटी जो लगभग
हर स्टूडेंट करते हैं। राजस्थान में जो कंपलसरी है आरएसएसबी बोर्ड की लगभग हर भर्ती परीक्षाओं में आरएससीआईटी की ज़रूरत होती है। अगर ये भी आपने कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपकी 12 सीईटी है वो पास होनी कंपलसरी है। एग्ज़ाम देना कंपलसरी है या नहीं है, लेकिन पास होना है। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया है और पास नहीं हुए आप फिल कर सकते, नहीं, पास हुए हैं तो ही आप फिल कर सकते हैं। अब ये शैक्षणिक योग्यता आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए तो उसको लेकर भी एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं नोट में 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की द्वितीय फेट अंकन परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा टंकन की प्रारंभिक तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले स्टूडेंट को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप आरएससीआईटी कर रहे हैं, अभी आप अगर आपने आवेदन किया है आरएससीआईटी में, तो जब आपका देखो एग्जाम होगा, आपका जो पहले होगा टाइपिंग टेस्ट से पहले जो आपका रिटन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपकी टाइपिंग टेस्ट की एग्जाम डेट आ जाएगी, उस एग्जाम डेट से पहले पहले आपका अगर आरएससीआईटी किसी का बाकी है या किसी का और कोई कंप्यूटर कोर्स चल रहा है या फिर अभी शुरू कर रहे हैं, तो वो उनका जो टाइपिंग टेस्ट की जो प्रारंभिक तिथि आपकी आएगी उससे पहले पहले आपको कोर्स करना कंप्लीट करना अनिवार्य होगा, तभी आप इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। अगर इस एग्जाम के बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट होती है तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा, आपको पात्र नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे एलडीसी एग्जाम के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता अगर किसी के चल रही है तो वो कब तक कंप्लीट करनी होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर्म फिल करने से पहले ओटीआर की क्या दिक्कत आएगी। अगर आपने ओटीआर अपडेट कर लिया है तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपना ओटीआर अपडेट कर लिया है और लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया तो उसकी क्या दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। अब देखो कैप्चा कोड जैसे कि यहाँ 685263 दे रखा है, उसी तरह आपके भी जो कोष्टक में कैप्चा कोड दे रखे होते हैं वही आपको लिखना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस में लिखा हुआ, लेकिन नहीं, बिना स्पेस दिए आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होगी आपके सामने नया पेज ओपन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल और आपके इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीआर, अगर आपने ओटीआर अपडेट कर रखा है तो आपको डायरेक्ट जाना है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जब आप जाओगे तो यहाँ आपको अभी चल रही है आरएसएसबी बोर्ड की जितनी भी भर्ती परीक्षा के फॉर्म वो सब आपके पास शो होंगे, जैसे कि महिला प्रवेशक के चल रहे हैं, वनपाल के चल रहे हैं, कृषि प्रवेशक के चल रहे हैं और आज एलडीसी के भी शुरू हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एलडीसी के आगे लिखा हुआ है क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट कमांड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 आरएसएसबी, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो है 13 फरवरी 2026 और आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, आप जहाँ हो सके जितना हो सके शुरुआती 15-16 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट में सभी स्टूडेंट एक साथ ही, इसमें पद भी ज़्यादा है तो इसमें आप रिस्क भी ना लें, जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल कर लें। पहले ये चेक कर लें कि ओटीआर कैसे अपडेट करना आराम से, क्योंकि ओटीआर में दस्तावेज अगर आपने एक बार डाल दिया है तो उसे आप संशोधित नहीं कर पाओगे और दस्तावेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ऐड हो चुका है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। और लास्ट डेट इसकी 13 फरवरी है, तो मैं मानता हूँ, मेरा कहना है जितना यही है कि जनवरी में आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट टाइम में बहुत बार सर्वर दिक्कत आती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं, तरह तरह की आपके इस प्रॉब्लम के फेस का सामना करना पड़ता है। अब जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, देखो इस तरह से आएगा, यानी कि अगर आपने ओटीआर में लेफ्ट थंब अपलोड कर दिया है, आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दी है लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए, तो फिर चाहे डॉक्यूमेंट अपडेट किए नहीं किए, लेकिन पहले तो आपका ये ऑप्शन आएगा ही आएगा डिस्क्लेमर, जिसमें लिखा होगा एंटर सीईटी एप्लीकेशन नंबर, सीईटी रिक्रूटमेंट नेम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024, यानी कि सीईटी 12th 2024 में अगर आप पास हैं तो उसके आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। अगर आप पास नहीं हो फिर भी आप एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिक एरर आ जाएगी और वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप पास हो सीईटी 12th में तो वो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, 2024 वाली सीईटी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब अगर आपने ओटीआर में डॉक्यूमेंट सेक्शन है वो कंप्लीट नहीं किया तो आपका पेज किस तरह से ओपन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से ओपन होगा, डिस्क्लेमर फिर से ये लिखा होगा कि योर ओटीआर डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल आर इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, और आप जब ओके पर क्लिक करोगे तो आपको ओटीआर के डॉक्यूमेंट सेक्शन पर लेके जाएगा।
लेकिन अगर अभी तक आपने अपना लेफ्ट थंब भी अपलोड नहीं किया तो ये सब चीज़ें आपके आएगी नहीं। तब आपकी क्या आएगी, जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे आपका OTR प्रोफाइल सेक्शन ओपन होगा जो कि 5 से 6 सेकंड ओपन रहेगा। उसके बाद साइड से इस तरह से पेज ओपन होगा एडिट डिटेल में, जिसमें बेसिक डिटेल की आपको जानकारी देना होगा, जिसमें आपको अपनी मदर का नाम लिखना होगा और जिस भी आगे रेड स्टार है वहां पर लिखना कंपलसरी है बॉक्स में आपको। उसके बाद आपको विजिबल बॉडी मार्क पर लिखना। अब बहुत साथी क्या कहते हैं कि हमने लेफ्ट थंब भी अपलोड कर दिया है और बेसिक डिटेल भी दे दी है, फिर भी OTR हमें वापस से उसी पेज पर लेके जा रहा है। तो हो सकता है आपने विजिबल बॉडी मार्क में कुछ लिखा नहीं होगा, उसमें भी आपको कुछ लिखना है, कोई भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको मैरिज स्टेटस में लिखना है, अगर आप मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आप अपने आवश्यकता अनुसार आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, उसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको अपनी सिटी लिखनी होगी, आप कौन से शहर से हैं, आप कौन से राज्य से हैं, आप कौन से जिले से हैं, और जिले का पिन कोड लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नहीं लिखना है, आप जिस जिले से हैं उस जिले का पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब अपलोड करना है। अब लेफ्ट थंब अपलोड करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक आपका फॉर्मेट JPG में होना चाहिए और दूसरा आपका 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में उस फोटो की साइज होनी चाहिए। अगर 20 KB से कम है या 50 KB से ज़्यादा है तो आपका लेफ्ट थंब अपलोड नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आपको पहले ये ध्यान रखना है कि JPG फॉर्मेट में है और उसकी साइज 20 KB से ज़्यादा है और 50 KB से कम है। जब आप यहाँ लेफ्ट थंब अपलोड करोगे तो नीचे आपके फाइल का नाम होगा, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि जो आपने फोटो अपलोड किया है उस फाइल का जो नाम होता है वो लिखा हुआ आता है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये तो हो गया आपका OTR में बेसिक डिटेल अपडेट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर का एक्सेस देना होगा, क्योंकि जब आप OTR पर वापस जाओगे तो वहाँ एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट डिटेल का। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन होगा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपको देखने को मिलेगा कि आपके आवेदन की प्रक्रिया को अधिक सरल और त्रुटि रहित बनाने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग किया जा रहा है और आपको इसकी अनुमति देना होगा। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है तो आप OTR के डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे तो आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर नोट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया लेकिन स्टूडेंट द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उसे फेच न करके मैनुअली अपलोड किया जाता तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखो, अगर आपके दस्तावेज विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए तब तो आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, लेकिन विभाग द्वारा जारी किए गए डिजी लॉकर पर अवेलेबल है, उसके बावजूद भी अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करें तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। और आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपसे डिजी लॉकर का एक्सेस पूछा जाएगा, तो इस पर आपको क्या करना है, अगर आपके डिजी लॉकर पर दस्तावेज अवेलेबल है तो आपको ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डिजी लॉकर अकाउंट का साइन इन का, वहां पर आपको डिजी लॉकर अकाउंट साइन इन कर देना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले तो डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में। वो कैसे करने हैं मैं इसका अलग से वीडियो बता चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको वहां पर टिक कर देना है, क्योंकि आपके वहां पर जैसे ही आप डिजी लॉकर साइन इन करोगे तो आपके क्या आएगा, एक साइड डॉक्यूमेंट सभी जो आपके अकाउंट पर अवेलेबल है वो लिखे होंगे और उसके आगे बॉक्स बने होंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप OTR पर फैच करना चाहते हो वो बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। और जिस डॉक्यूमेंट के कोष्टक में कैन बी एक्सेस लिखा होगा उसका मतलब ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट आपके विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए, आपने अपलोड नहीं किए। आप भी डिजी लॉकर पर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, जिसका भी मैं अलग से वीडियो बता चुका हूँ। तो फिर आप कैन भी एक्सेस करने के बाद नीचे जो ऑप्शन अलाउ का आएगा उस पर क्लिक करोगे, आपका OTR से डेटा है वो फैच हो जाएगा। अगर इश्यू आ रहा है तो हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी आ रहा होगा, आप बाद में ट्राई कर लेना। और अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करते हैं, यानी कि अगर आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि किसी ने 10, 12, 2014 से पहले की है तो उनके दस्तावेज है वो डिजी लॉकर पर मार्कशीटें अवेलेबल नहीं है, तो वो कैंडिडेट मैनुअली रूप से कैसे अपलोड करना चाहेंगे। तो मैनुअली रूप से अपलोड करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, एजुकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऐड एजुकेशन का ऑप्शन आएगा और उसके बाद जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी वो सभी आपको फिल करनी है। क्या क्या पूछी जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, सबसे पहले क्वालिफिकेशन ग्रुप, आप कौन सा क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं, ग्रेजुएशन का देना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का देना चाहते हैं, 10th की डिटेल देना चाहते हैं, 12th की जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, आपके सब्जेक्ट ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना होगा, आपको सब्जेक्ट डिटेल है वो फिल करनी होगी।
उसके बाद आपका टाइप ऑफ एग्जामिनेशन किस टाइप का है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके रोल नंबर है वो कितने हैं वो लिखने होंगे। एनरोलमेंट नंबर, अगर आप 10th और 12th की डिटेल फिल कर रहे हो और इसके लिए एनरोलमेंट नंबर ढूंढना चाह रहे हो तो मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनरोलमेंट नंबर है वो आपके बाद ईयर ऑफ पासिंग का आपको डिटेल लिखनी होगी। ईयर ऑफ पासिंग के बाद आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपने जिसकी भी डिटेल लिखी वो मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का पेपर था और उसमें आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आपको लिखने होंगे दोनों चीज़ें। इसके बाद आपके कितने परसेंटेज या ग्रेड बने हैं वो आपको लिखने होंगे। उसके बाद कितनी बार अटैम्प्ट किया वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट लिखना होगा। और उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट मैनुअली सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखो मार्कशीट के आगे रेड स्टार है, यानी कि मार्कशीट अपलोड करना तो कंपलसरी है। सर्टिफिकेट के आगे कोई रेड स्टार नहीं है। और इसकी जो साइज है वो पीडीएफ में 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए, 100 से कम नहीं, 400 से ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपको सेव मैनुअली पर क्लिक कर देना है, आपके दस्तावेज मैनुअली रूप से भी अपलोड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि एलडीसी के फॉर्म फिल करने से पहले आपको ओटीआर सेक्शन किस तरह से अपडेट करना है। और एक और बीच में एक प्रोसेस आएगा जिसमें आपको हिंदी में वर्तनी में लिखना होता है। आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम वो हिंदी में आपको सही ढंग से लिखना है, क्योंकि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तभी वही चीज़ें देखी जाएगी वहीं से आपके। तो अगर आपके जो वहाँ पर बॉक्स दे रखा है उससे नहीं हो रहा, आप मोबाइल कीबोर्ड से ट्राई कर लीजिए, नहीं तो गूगल पर हिंदी में सर्च कर लीजिए, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।